तो चलो भाई सीईटी वालों तैयार हो जाओ आज की इस मैराथन के लिए। तो आज दोस्तों आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री होगी, कल्चर होगी, पॉलिटी होगी और ज्योग्राफी होगी। ठीक है, पूरी की पूरी राजस्थान जीके जो कि सीईटी जो 10+2 उसके अंतर्गत पूछी जाती है वो सारा का सारा इस वीडियो के अंतर्गत अपन कराने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि सीईटी का जो ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत भी राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो कि राजस्थान की लगभग 10 एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना किसी देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस मैराथन का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासत राज्य सुमेलित नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता उस रियासत से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रजामंडल से कोई ना कोई कार्यकर्ता पूछ लेता है और पूछ लेता है कि आप इससे कौन सा सुमेलित है या कौन सा नहीं है, या फिर मिलान कीजने वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले मिठालाल व्यास है, वो जैसलमेर के संस्थापक, जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मिठालाल व्यास थे। सही बात है, बिल्कुल। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी है वो कोटा के बिल्कुल नहीं थे। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी जो है कोटा के नहीं थे, ये कहाँ के थे, बांसवाड़ा के थे। इसके बाद में किशनलाल जोशी है भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक, बिल्कुल सही बात है। पंडित हरिनारायण शर्मा है अलवर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से अपने को यह पता चल गया कि अपने को जितने भी जो प्रजामंडल है उन सबके संस्थापक अपने को याद कर लेना है। जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता है वह किस प्रजामंडल से संबंधित है यह भी अपने को याद कर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी है वो कोटा से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता प्रदान की थी। देखो, जो बीकानेर का जो शासक था उसने अंग्रेजों को मतलब राजस्थान से बार बार जाकर भी अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। तो वो कौन से थे, वो थे सरदार सिंह। ठीक है, बीकानेर के जो सरदार सिंह थे वो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे कुल मिलाकर के। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कटराथल कहां पर है, तो कटराथल सम्मेलन हुआ था सीकर के अंतर्गत। ठीक है, और इस सम्मेलन के अंतर्गत आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कटराथल में जो आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था, उसका नेतृत्व किसने कौन कर रही थी, मतलब कौन सी महिला थी जो उसका नेतृत्व कर रही थी, किसका, कटराथल विशाल महिला सम्मेलन का। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन था राजस्थान का जिसके अंतर्गत 10,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हो गई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ये मान लो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो इसका जो नेतृत्व करने वाली थी वो थी किशोरी देवी। ठीक है, ध्यान रख लेना, किशोरी देवी इसका नेतृत्व कर रही थी। और वैसे आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि किशोरी देवी का संबंध कौन सी बोल सकता है कि रियासत से पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सीकर से संबंधित है किशोरी देवी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। यानी कि जो भरतपुर राज्य स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित यानी भरतपुर प्रजामंडल था कुल मिलाकर के, उससे संबंधित कौन से नेता थे। तो जैसा कि आप सबको पहले क्वेश्चन के अंतर्गत पता चल गया होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, किशनलाल जोशी। ठीक है, बीकानेर जो भरतपुर प्रजामंडल था उसके संस्थापक कौन थे, किशनलाल जोशी थे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो गई थी। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या हुआ था कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे थे और मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे वो। ठीक है, और उनकी क्या है भूख हड़ताल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इस कारण से उनको राजस्थान का जतीन दास भी कहा जाता है, क्योंकि अपन जब इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंतर्गत जतीन दास नामक एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मृत्यु भी ऐसे भूख हड़ताल के कारण से जेल में हुई थी। तो अपने राजस्थान में थे कौन से, बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी मृत्यु राजस्थान में जो जेल में जोधपुर की जो जेल थी उसके अंतर्गत भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसी कारण से इनको राजस्थान का जतीन दास भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रख लेना, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। देखो, ये किताब है ये भी बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसलमेर का जो गुंडाराज है वो किताब किसकी है आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। देखो, ऐसे भी पूछ लेता है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से है, तो आपको ध्यान रख लेना जैसलमेर रियासत से है। ठीक है, और जो सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडाराज नामक एक पुस्तक लिखी थी जब इनको मतलब जैसलमेर से बाहर निकाल दिया गया था। जैसलमेर में आने पर जैसलमेर रियासत में आने पर इन पर बैन लगा दिया गया था। ठीक है, उस टाइम पे लिखी थी ये। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखो, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये पूछ रहा है कि संत और संप्रदाय से क्वेश्चन पूछ रहा है कि संत हरिदास कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय के। किसके हो जाएंगे, निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास सांकला। ठीक है, इनका पूरा नाम है, सांकला भी इनका सरनेम है। ठीक है, तो संत हरिदास सांकला कौन है, ये जो निरंजनी संप्रदाय है उसके क्या है
प्रवर्तक है या संस्थापक है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी अपने संत संप्रदाय के क्वेश्चन है उसमें सभी संप्रदाय है उनके प्रवर्तक जरूर याद कर लेना है। ठीक है, उनके संस्थापक याद करके जाना है, हर बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CET 10+2 एग्जाम के लिए, तो खासकर क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं राजस्थान जीके के। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनमें से कौन मांड गायन से संबंधित नहीं है। देखो मांड गायन जो शैली होती है उससे कौन संबंधित नहीं है, अपने को ये पहचानना है। देखो अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है, इनको ऐसे भी पूछा जाता है कि अल्लाह जिलाबाई का संबंध कौन सी शैली से, तो मांड गायन शैली से है। गौरीबाई का संबंध भी किससे है, मांड गायन शैली से है। बन्नो बेगम का संबंध भी किससे है, मांड गायन शैली से है। लेकिन गुलाबों का संबंध, गुलाबो तो सपेरा, गुलाबो सपेरा कालबेल या नृत्य से संबंधित है, इनका संबंध किससे नहीं है, मांड गायन से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा था इसमें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ताड़ना एवं मोर बांधिया विवाह निम्न में से किस जनजाति से प्रचलित है। देखो ये ताड़ना और मोर बांधिया विवाह की एक रस्म होती है, रिवाज होती है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति का रिवाज है ये दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से। जो मोर बांधिया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ मोर बांधिया वाला, और एक ताड़ना, ये दोनों किसके रिवाज है, ये रिवाज है ग्रासिया जनजाति के। किसके रिवाज है, ग्रासिया जनजाति के विवाह से संबंधित दो रिवाज है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। बताओ भाई साहब, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता विराटनगर से। ठीक है, बेराट सभ्यता से अपने को बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नया सा क्वेश्चन है कि लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई फटाफट, लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है, याद रख लेना, लोक कला मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, बेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बेली किशन रुक्मणीरी जो ये रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी पृथ्वीराज, जो अपने पृथ्वीराज राठौड़ है ना, बीकानेर के जो शासक थे वहाँ के, उनके द्वारा लिखी गई थी। और ये कौन से दुर्ग में लिखी गई थी, गागरोन दुर्ग के अंतर्गत लिखी गई थी। ठीक है, ये भी याद रख लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि जो पृथ्वीराज जो राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मणीरी जो रचना लिखी गई थी ये किसके दरबारी कवि थे, यानी किसके शासन काल में ऐसा मतलब इन्होंने लिखा था, ये ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर में। ठीक है, अकबर का जो दरबारी कवि था कौन, पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी बीकानेर के राठौड़ों ने। ठीक है, तो अकबर के अधीनता यानी कि अकबर का दरबारी कवि था कौन, पृथ्वीराज राठौड़, और उनकी रचना है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। देखो हस्तकला से क्वेश्चन आ गया कि गोपाल सैनी का संबंध किससे है। देखो आपको जितनी भी हस्तकलाएं हैं उनके जो प्रमुख जो होते हैं ना, इनके जैसे प्रमुख इसके प्रवर्तक कौन थे या फिर वर्तमान में कौन कलाकार प्रसिद्ध है इसके, तो ये सब आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो गोपाल सैनी का संबंध कौन सी कला से, ये आप फटाफट मुझे बताओ भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री से। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और गोपाल सैनी का संबंध भी किससे है, ब्लू पोट्री से संबंधित। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ब्लू पोट्री का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। देखो राजस्थान की पहली है, पहली बात तो यही खासियत है इसकी कि एग्जाम में क्यों पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान की पहली जनजाति बालक अकेडमी, बालक हॉकी अकेडमी, हॉकी खेल से संबंधित अकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई है। तो आंसर हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई है, उदयपुर में। ध्यान रख लेना, डूंगरपुर मत कर देना आप जनजाति देख के। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था। तो देखो बताओ भाई साहब, ऑप्शन दिखा देता हूं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 15 के। भाई कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का जो स्थान कौन सा था, यानी मीणा कहां से आए थे, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बताओ भाई। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो मीणाओं का जो निवास था वो था काली कोह पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, काली कोह पर्वतमाला। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल पर आपको CET 10+2 से रिलेटेड जितनी भी मैराथन क्लासेज है उन सबको देख लेना। राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ध्यान रख लेना। रिपीट क्वेश्चन होते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये राजस्थान की 10-10 एग्जाम के अंतर्गत रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बडोली
कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई साहब, बडोली कोटा में जो शिव मंदिर है, एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बडोली का शिव मंदिर कहाँ पर है, तो कोटा में। तो बडोली शिव मंदिर जो कोटा है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मिहिर कुल ने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, अच्छों को नहीं आता है, ध्यान रखना। तो मिहिर कुल ने कौन सा निर्माण करवाया था? बडोली के कोटा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि शायद ही किसी को आया होगा उस टाइम पे एग्जाम में। इसने बोला है कि इला न देनी आपनी हालरिया हुल राय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई? यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत ग्रंथ से डायरेक्ट 4 पंक्तियां उठा ली, 2 पंक्तियां उठा ली और पूछ लिया कि बताओ भाई साहब कौन से ग्रंथ की लाइनें हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको कर दोगे तो आप बहुत बड़ी भीड़ से आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो ये रचनाएं, जो रचना है वीर सतसई है, उसकी 2 पंक्तियां ली गई है। अब आप मुझे ये बताओगे कि जो वीर सतसई रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई थी और वंश भास्कर किसके द्वारा लिखी गई थी? ये दोनों के दोनों लिखने वाला जो लेखक था या रचनाकार था वो एक ही था। तो ये आप मुझे कॉमेंट में करके बताओगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो जो रचना थी वो किसने लिखी थी? चंद्रप्रदाय ने लिखी थी। और कानड़देव प्रबंध किसने लिखी थी? पद्मनाभ ने लिखी थी। और आपको बता दूं कि वीर सतसई और वंश भास्कर ये दोनों लिखी थी किसने? सूर्यमल मिश्र ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोक देवता और जन्म स्थान को सुमेलित करना है। ये देखो बार बार, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेता कई बार भाई किस लोक देवता का कौन से स्थान से संबंधित है। तो आपको ध्यान रख लेना है, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था धद्रेवा चूरू में। ठीक है, बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलुमंड फलोदी में। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडोल नागौर में। और फत्ता जी का जन्म हुआ था सातू में। ठीक है, तो आपको जितने भी मतलब लोक देवता है उनके जन्म स्थान हो, चाहे उनसे संबंधित जितने भी मंदिर हो, उनकी मुख्य पीठ हो या उनके संबंधित कुछ भी हो, उन स्थानों को आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? देखो अच्छा क्वेश्चन है फिर से भाई, पशु मेला और जिला को आपको सुमेलित करना है और बताओ कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो देखते हैं भाई साहब, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। तो ठीक है, इसके बाद में गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़, बिल्कुल सही बात है साहब। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर में, भाई साहब ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रामदेव पशु मेला पर्वतसर नागौर में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है करौली के अंतर्गत। ध्यान रख लेना, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है? करौली के अंतर्गत लगता है। तो सवाई माधोपुर इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? कुल मिलाकर के पूछना चाहता है कि अनूप सिंह जो अपने बीकानेर के शासक थे, इनके टाइम पे कौन से ग्रंथकार था, यानी कि इनका दरबारी ग्रंथकार कौन था, ऐसे पूछना चाहता है कुल मिलाकर के। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ भाई फटाफट ऑप्शन देख के। तो हो जाएगा भावभट्ट। ध्यान रख लेना, जो भावभट्ट ग्रंथकार था ये अपनी जितनी भी रचनाएं करता था उन सब में अनूप सिंह का नाम लिखता था। अधिकतर में 99% में अनूप सिंह के नाम से ही अपनी रचनाएं लिखता था। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना कि अनूप सिंह का जो दरबारी ग्रंथकार था वह कौन था? भावभट्ट। ठीक है, भावभट्ट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सभ्यताओं से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? आजकल क्या है, ट्रेंड बन गया है ये आरएसएसबी का। ध्यान रख लेना, ये हर बार पूछता है कौन सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बच्चों को कई बार तो ये नहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस कारण से गलत हो जाता है, तो ध्यान रख लेना। अब देखो, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है? तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा की खोज एक इतालवी इडोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिटोरी ने की थी, प्राग हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। बताओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, गड़बड़ कर रखी है। देखो सबसे पहले तो प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही बात है, 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी, ये तो बात बिल्कुल सही है। और इसने बोला है कि कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, ये गलत बात है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद में इसने पूछा कि यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले, बिल्कुल सही बात है। और ये कालीबंगा की जो खोज थी वो टेसिटोरी नहीं की थी, इन्होंने केवल जानकारी दी थी, कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इस कारण से क्वेश्चन डिलीट हो गया था। लेकिन आपको कालीबंगा से संबंधित जो फैक्ट है उनको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखो अब तक जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितनी भी मैंने मैराथन क्लासेस लिए सीईटी से रिलेटेड उन सबको देख डालो जा करके। ठीक है, आपका राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, पूरी की पूरी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं।
और मैं जितने भी करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थान में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि नरसिंह उनका उपनाम है, तो नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन से संत है जिनको नरसिंह के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ। सीईटी वालों बिल्कुल आपको ये आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। तो नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कवि दुर्लभ जी, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवि दुर्लभ जी को नरसिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कनपट्टे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? देखो भाई साहब, अब देखो अच्छा क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि कनपट्टी जो जोगी है वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसके बाद में पूछ रहे हैं कि जब इन यंत्रों का उपयोग करते हैं तो किस देवी के गीत गाए जाते हैं? भाई साहब कनपट्टे जोगियों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा जीण माता। जीण माता के जब गीत गाते हैं कौन? कनपट्टे जोगी, तब ये डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है कि कनपट्टे जोगियों का संबंध किससे है? जीण माता से संबंधित है। और सबसे लंबे कौन से ऐसे लोक देवता या लोक देवी है जिनके गीत सबसे लंबे हैं? तो वो जीण माता हो जाएगी। और आपको पूछे भाई ऐसे कौन से लोक देवता है, मात्र लोक देवता पूछे भाई जिनके गीत सबसे लंबे हैं, तो फिर रामदेव जी कर देना, ठीक है। ओवरऑल पूछे तो जीण माता कर देना, और लोक देवताओं में पूछे तो रामदेव जी कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम बताओ भाई साहब। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तरफ तो दे देता है आपको वंश और पूछ लेता है कि इनका अंत्येष्टि स्थल बताओ भाई साहब, समाधि स्थल बताओ जहां इनकी छत्रियां वत्रियां ये बनती थी, ठीक है। तो मेवाड़ राजघराने का पूछ रहा है अंत्येष्टि स्थल किसका? मेवाड़ राजघराने का अंत्येष्टि स्थल कौन सा हो जाएगा? महासत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महासत्य हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? देखो अन्य राजवंश से क्वेश्चन आया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वरिक वंश ने कहां पर शासन किया था? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर तो बयाना भरतपुर में, ठीक है। बयाना भरतपुर में वरिक वंश ने शासन किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य या स्थान सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सा लोक नाट्य स्थान संबंधित नहीं है। तो देखो भाई साहब पहला ऑप्शन दे रखा है नौटंकी भरतपुर धौलपुर का, तमाशा जयपुर का, बिल्कुल सही बात है। तुरा कलंगी मारवाड़, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहीं पे। देखो रम्मत पहले जैसलमेर से स्टार्ट हुई थी, वर्तमान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। नौटंकी भरतपुर धौलपुर मेवात क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। तुरा कलंगी कहाँ का हो जाएगा? ये चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा, मारवाड़ का नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो आभूषण से क्वेश्चन पूछा गया है कि ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। देखो सुरलिया आप सुनते हैं किससे? अपन कान से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं। तो ऐसे आप बस दिमाग लगा लिया करो, एक आ गया तो सारे आ जाएंगे। सुरलिया सीधा सा संबंध किससे हो जाएगा? कान से हो जाएगा। ओगनिया और अंगोठिया अच्छे क्वेश्चन है, इन दोनों को याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी पूछा जाता है कई बार। तो भाई महाराणा प्रताप ने चावंड को कितने साल तक राजधानी बनाया था? और यह भी पूछा गया है कि चावंड को कब राजधानी बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी? बताओ भाई साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा 1585 में। सन 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? बताओ भाई साहब। आभानेरी कहाँ पर है? दौसा में। और राजौरगढ़ कहाँ पर है? अलवर में। तो आभानेरी और राजौरगढ़ जो कलात्मक वैभव है ये किस काल से संबंधित है, यानी कि कौन से वंश से संबंधित है, ऐसे पूछ रहा है ये। तो बताओ भाई साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। ध्यान रख लेना गुर्जर प्रतिहार का संबंध एक तो अपने कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखो आपको ध्यान रख लेना, भीनमाल जालोर भी याद रख लेना है, कन्नौज भी याद रख लेना है, इसके बाद में उज्जैन भी याद रख लेना है, इसके साथ में आबानेरी, दौसा और राजौरगढ़ अलवर को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बस अच्छा क्वेश्चन है। हमीर रासो पूछा जाता है, हमीर हट पूछा जाता है, हमीर महाकाव्य भी पूछा जाता है। तो बताओ भाई साहब हमीर हट के ग्रंथकार कौन है, यानी कि इसकी रचना किसने की थी हमीर हट की? बताओ भाई जल्दी। तो इसकी रचना हो जाएगी चंद्रशेखर ने। देखो आपको याद कैसे रखना है, जैसे चंद्रशेखर आजाद क्या थे, अंग्रेजों के बिल्कुल भी हाथ नहीं आए थे, एकदम हट थे, जिद्दी थे। तो हमीर हट की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम में बताना अपने को। देखो ये क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछा जाता है कि जितने भी युद्ध है ना आपको उनके सही याद रख लेना है। उनको हमेशा या तो मिलान चिन्ह पूछता है या फिर क्रम के अनुसार जमवाता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रख लेना आपको। अब देखो इनमें से सबसे पहले तो चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को। एक तो गागरोन का युद्ध है, एक सारंगपुर का युद्ध है। चलो इन दोनों में से बता दो, 2 ऑप्शन इसमें क्या कट हो गए थोड़े, तो इन दोनों में से बता दो आप तो कौन सा पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था।
इन दोनों में बता दो, ये हो जाएगा जो ही खूब बात है। तो ये क्वेश्चन आप क्या है मुझे कमेंट करके बताओगे भाई, गागरोन का युद्ध और सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था ये कब हुए थे, ठीक है। इनकी दोनों की डेट, आपको डेट तो नहीं लिखोगे तो ऑप्शन लिख देना, इतना ही काफ़ी है, इतना आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने लगभग 31 MCQ क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ में मैंने एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी बताए एक्स्ट्रा में। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार RSSB बोर्ड के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। और जो CT ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था उसमें भी बार बार पूछा गया था। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैराथन जितनी भी मैंने इस चैनल पर ले रखी है उन सबको देख डालो जा करके, ठीक है। CT एग्जाम होने से पहले पहले उनको देख डालो, आपको राजस्थान GK का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही लिखते हैं, अगली वीडियो के अंतर्गत अगली मैराथन के अंतर्गत अपन मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।